ट्रेड डील को देखकर आज अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि भारत और यूके दोनों ही बड़े और ताकतवर देश हैं। दोनों देश टॉप 6 इकोनॉमी में आते हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक डील हुई है। जो ट्रंप खुद को ट्रेड डील का किंग मानते हैं, उनके लिए भारत और यूके की डील किसी झटके से कम नहीं। जो चीन भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकने के लिए तिकड़म लगाता है, उसे भारत की यह बड़ी डील चुभने वाली है बॉस। जो पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है, उसे भारत और यूके की बड़ी डील से भयंकर बेइज्जती महसूस हो रही हो। भारत और यूके के बीच हुई यह डील ऐसा क्या करेगी जो भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूके में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कैसे घेरा, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कैसे चीन की क्लास लगाई, पीएम मोदी ने कैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को भारत लाने का इंतजाम कर दिया और खालिस्तानियों का क्या इलाज किया, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। लंदन में पीएम मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले। दोनों देशों के नेताओं ने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल कर दिया। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने इस डील पर साइन किए। इस डील के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और सस्ता और आसान हो जाएगा। इससे भारत और यूके दोनों को फायदा होगा। यह डील कितनी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस डील को लेकर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। यह भारत द्वारा अब तक किए गए सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों में से एक है। ब्रिटेन के पीएम ने भरोसा जताया कि इस डील से दोनों देशों में रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होगा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोनों देशों के सस्ते प्रोडक्ट और सर्विस मिलेगी। भाई, भारत की इकोनॉमी तो ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई है। ये जो अंग्रेज हम पे राज करके गए थे किसी जमाने में, 3 गुना लगान वाले, ये आज भारत के साथ इस डील को लेकर बेचैन थे, क्योंकि उनके यहां 3-3 प्रधानमंत्री बदल गया है बॉस, क्योंकि उससे इकोनॉमी नहीं संभली। यह डील उनकी कुर्सी को मजबूत करने जैसा है। पीएम मोदी ने भी इस डील को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक बताया। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस डील से होगा क्या, ट्रंप को आज कितना झटका लगा होगा, यह भी बताऊंगा। पहले सुनिए जरा पीएम को। और भारत और यूके मिलकर के एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी FTA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने आपको कल ही पाठशाला में बताया था कि भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करके 10,36,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। इस डील से भारत और यूके दोनों को फायदा होगा। एक बार यह डील इफेक्ट में आएगी तो दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 2,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। इस डील से भारत के किसानों को बड़ा फायदा होगा। भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि भारत का कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करीब 3,16,000 करोड़ का है और यूके का एग्रीकल्चर इंपोर्ट 3,24,000 करोड़ का। लेकिन इसमें से केवल 7,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंपोर्ट भारत से आता है। यह ट्रेड डील हो जाने से यूके में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बड़ा मार्केट है, उसमें भारत का हिस्सा बढ़ जाएगा, जिससे भारत के किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। ब्रिटिश मार्केट में भारतीय चाय, बासमती चावल, आम, अंगूर, मसाले, सी फूड आइटम की बड़ी मांग भी है। इस डील के होने से असम, गुजरात, केरल और बंगाल के एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। इस डील से भारत के कपड़ा उद्योग को भी बड़ा फायदा होगा,
क्योंकि 8 से 12% लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। इससे सूरत और लुधियाना के एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा। यानी किसान से लेकर व्यापारी तक सब बम बम हो जाएंगे बॉस, ऐसी डील हुई है। भारत और यूके के बीच डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी हुआ है, जिससे यूके में काम करने वाले भारतीय कामगारों को फायदा होगा। दरअसल अभी यूके में सीमित समय के लिए काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल से नेशनल इंश्योरेंस के नाम पर हर साल एक तय राशि वसूली जाती थी। यहां भुगतान वहां की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए होता है, लेकिन इनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वो तो कुछ ही महीनों बाद भारत लौट जाते हैं। नतीजा यह होता था कि पैसा कटता तो था, लेकिन कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का लाभ उनको मिलता नहीं था। ब्रिटेन में भारतीय बिजनेस कम्युनिटी की लंबे वक्त से यह डिमांड थी कि कम समय के लिए जो भारतीय प्रोफेशनल्स ब्रिटेन आते हैं उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो है वो पड़ रहा है, उसको कम करना चाहिए। जैसे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे कई देश हैं जिनका भारत के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसके तहत इन देशों में जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हिस्सेदारी नहीं करनी पड़ती। अब इसी तरह का समझौता यूके के साथ हो गया है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी में हिस्सेदारी में 3 साल की छूट मिल गई है। यानी कम वक्त के लिए यूके जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स और उन्हें हायर करने वाली कंपनियों को इससे फायदा होगा। भारतीय प्रोफेशनल्स और उन्हें हायर करने वाली कंपनी सालाना 500 पाउंड यानी करीब 58,000 की गैर जरूरी कटौती से बच जाएंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि अभी आपको यह सोशल सिक्योरिटी के नाम पे 58,000 रुपया कट रहा था, तो कंपनी अपने जेब से तो देगी नहीं, आपका काट लेती थी। अब सरकार ने डील कर ली कि 3 साल के लिए कोई आ रहा है तो उससे लीजिए मत, तो आपका ऑलमोस्ट 60,000 रुपया बढ़ गया ना बॉस, घर में जो पैसा आएगा। यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। भारत ने एफटीए की बातचीत के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया, साफ कहा कि जब तक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन नहीं आता तब तक समझौता अधूरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर इसीलिए बताया। यह ट्रेड डील भारत के दोनों हाथ में लड्डू की तरह है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तो पहले ही तेजी से बढ़ रही है, उसे और बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि यूके के लिए यह ट्रेड डील एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर यूके की हालत, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है बॉस। कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा था कि इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। यूके में कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, घाटे की वजह से तेजी से कॉस्ट कटिंग हो रही है। इसी साल मई में यूके में बेरोजगारी दर 4.7% पे पहुंच गई, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। यूके में महंगाई दर 3.4% है, जो 2% के टारगेट से कहीं ज्यादा है। भारत के साथ डील से यूके की अर्थव्यवस्था को सालाना 41,647 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने जा रहा है। तभी मैंने कहा ना कि वहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचेगी। अपने पीएम तो तीसरा टर्म चला रहे हैं, इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, महंगाई को पकड़ के रखा कि भागना नहीं, इधर आओ इधर आओ। यह हिसाब है भारत में। वहां 3 प्रधानमंत्री बदल गए थे। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में यूके का दौरा किया है जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। मैनचेस्टर में टेस्ट मैच चल रहा है। पीएम मोदी कोई मौका छोड़ते हैं। उन्होंने संबोधन में भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जिक्र कर दिया। सुनिए क्रिकेट को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, जिस पर सब हंस पड़े। जब भारत और यूके मिले, और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर अवर पार्टनरशिप. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आप सोचिए, यहां देश में पीएम मोदी के विदेश जाने पर विपक्ष तूफान खड़ा कर रहा था। राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी तो भाग गए नहीं, भाग गए बोल रहे थे। उधर पीएम मोदी इन आरोपों का कोई लोड नहीं ले रहे। वो अपना आराम से डील कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उनको पता है भाई कि मैं भारत के लिए क्या करने जा रहा हूं, अपने देश के लिए क्या करने जा रहा हूं, इसलिए वो प्रेशर में नहीं आते। और इसके पीछे की वजह है नरेंद्र मोदी को जो लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, वो उनको दिखता है। उनको पता है कि राहुल गांधी के भग गए कह देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस देश के लोग जग गए हैं, तो भग गए वाली बात पर भरोसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी के कामकाज पर लोगों की मुहर लगी हुई है। आप देखिए, पीएम मोदी जब लंदन पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगे वहां लंदन में, देखिए जरा।
मेरा जो जीवन है ना वो सफल हो गया मोदी के दर्शन करके। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं है। And the Prime Minister shook my hand, he gave me Ashirwad and it was the best feeling ever. आप लोगों का सेंटिमेंट देख रहे हैं जो विदेश में रह रहे हैं कि भाई मैं मिल लिया नरेंद्र मोदी से, उनको देख लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं। आप ये भी देखिए कि कल राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि हमारे साथ तो कोई देश ही नहीं खड़ा था। दूसरी तरफ आज आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को यूके का साथ मिल गया। यूके की तरफ से पहलगाम हमले की निंदा की गई। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड रखने वालों को कड़ा संदेश भी दिया गया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि इधर पीएम मोदी यूके पहुंचे, उधर पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मच गया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। इधर पीएम मोदी यूके से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। जिस वक्त पीएम मोदी यूके के दौरे पर निकले उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात कर ली। एकदम नकलची लोग हैं भाई ये लोग। सोचो वहां वो गए, रेड कारपेट बिछ रहा है भाई, एकदम गले वाले मिल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमको तो कोई बुलाएगा नहीं। इनको पता है पाकिस्तानियों को तो कोई बुलाता नहीं, सबको पता है भीख मांगने आएगा ये। तो इन्होंने अपने यहां दूतावास वाले को बुला लिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने भारत से बातचीत की इच्छा जताई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मुल्क भारत से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और सार्थक बातचीत को तैयार है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे एकदम लमलेट हो रखा है भाई, लेट गया है, बिछ गया है कि कोई भारत से बात करवा दो यार। इधर पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को ठोकने की चेतावनी दे रहे हैं, उधर डरा हुआ पाकिस्तान भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रहा है। राहुल गांधी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो विक्ट्री कैसे हो गई। पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने के बाद भी उसकी तरफ से बातचीत की पेशकश करना, यही भारत की जीत है राहुल गांधी जी। आप कैसे समझिएगा, आपके समय में तो सरकार, यूपीए वाली सरकार जो है वो डोज देने की बजाय डोजियर भेजती थी, कागज का पन्ना। पाकिस्तान भी मजे में रहता था कि क्या ही होगा, कागज का पन्ना आएगा, इधर उधर रख देंगे टेबल पे, धूल फांकेगा। अब उसको डर लगता है कि ये तो धुआं धूल कड़ कर देंगे भाई साहब नरेंद्र मोदी। भारत की डील को देखकर पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में होगा क्योंकि एक तरफ तो इस डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का निर्यात गिरता जा रहा, आयात बढ़ रहा है उसका, जिससे दूसरे देशों से उसका व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान का 9 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटा 29.42% बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें चीन, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान ज्यादा सामान खरीद रहा है लेकिन निर्यात कम कर रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो एक चीज बहुत शानदार एक्सपोर्ट कर सकता है और वो आतंकवादी। उसके यहां भर भर के आतंकवादी पड़े हैं, लेकिन कोई दूसरा देश आतंकवादी इंपोर्ट करता नहीं तो भाई की इकोनॉमी अभी चढ़ जाती। पाकिस्तान का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। यूके के दौरे पर पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे खालिस्तानी एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई यूके में खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। इसी साल लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक हुई थी। खालिस्तानी समर्थक अचानक उनके काफिले के सामने आ गए थे। इस घटना पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इससे पहले साल 2023 में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हिंसा हुई थी। इस हमले के पीछे खालिस्तानी एलिमेंट्स का हाथ। उस वक्त कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। इसी साल ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसीज की एक लीक रिपोर्ट में खालिस्तानी एलिमेंट्स को खतरा भी बताया गया था। इसलिए पीएम मोदी ने अपने यूके दौरे पर खालिस्तानी एलिमेंट्स का मुद्दा उठाया और उन पर एक्शन की मांग भी की। सुनिए पीएम मोदी ने वहां खालिस्तानियों के इलाज को लेकर क्या कहा है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse
democratic freedoms, to undermine democracy itself, must be held account. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डील कर रहे थे, एफटीए की डील कर रहे थे, तो उनको पता था कि यही समय है, खालिस्तानियों को लेकर भी बात कर लो, पाकिस्तान को लेकर भी बात कर लो और उनको बता दो भाई कि व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये सब भी तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, आतंकियों और खालिस्तानियों के साथ साथ पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक चोट देने वाले भगोड़ों की भी भारत वापस लाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने आर्थिक अपराध से जुड़े भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए यूके से सहयोग मांगा। भारत लगातार विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने यूके में ऐसा क्या कहा जिससे माल्या, नीरव जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की आस और तेज हो गई। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। उधर यूके में नरेंद्र मोदी कूटनीतिक धमाके कर रहे हैं, इधर देश में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। संसद सत्र को आज 4 दिन हो गए, 4 दिन, चौथे दिन भी संसद में कोई काम नहीं हुआ ढंग से। इंडी गठबंधन ने बिहार के एसआईआर को लेकर फिर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा सिर्फ 12 मिनट चल पाई, 12 मिनट, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब राहुल गांधी संसद से निकले तो चुनाव आयोग पर बरस गए। राहुल गांधी ने नया दावा कर दिया कि उनके पास वोट चोरी के प्रूफ हैं। कर्नाटक की एक कोई सीट है जिसको लेके इनके पास कोई सबूत है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी कर दी है इनके हिसाब से। एक बार सुनिए राहुल गांधी का आरोप, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं। ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. पहले इनके पास 100% प्रूफ होता था कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। तो फिर आया कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी करके होता है। फिर हुआ कि भाई नहीं, वोटर को रोका जाता है। फिर हुआ कि नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अभी बिहार के लिए नहीं, उसके पहले कहे कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देते हैं महाराष्ट्र के लिए। अब बिहार में कह रहे हैं कि नाम काट देते हैं। अब कर्नाटक का कुछ नया माल लेके आए। कुछ भी चल रहा है बॉस इस देश में। संविधान लहराते हैं, लेकिन किसी संवैधानिक व्यवस्था पे इनका विश्वास है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास 100% सबूत है कि भाई कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है, एक धोखाधड़ी हुई है एक सीट पर, और यही हर सीट पर भी हुआ। हजारों बोगस वोट जोड़े गए। 50 साल, 60 साल, 65 साल के लोगों को नए वोट करने के लिए जोड़ दिया गया। इसमें पहली बात तो यह है कि क्या 50 साल का कोई व्यक्ति कहीं नया वोटर नहीं बन सकता है क्या? यह कौन सा लॉजिक है भाई? कोई कहीं से आया होगा, कहीं से शिफ्ट हुआ होगा, अभी नया बनवाया होगा, कुछ अलग हुआ होगा। ये कौन सा लॉजिक है कि 50 साल 45 साल का आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? फर्जी है। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस जीती भाई। कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई तो कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई? लेकिन यह सवाल इनसे कोई नहीं पूछ रहा। लॉजिक की बात तो एकदम पुड़िया में बांध के फेंक दीजिए नदी में, वैसा हाल हो रखा है। सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो हो गई, कह दिया तो कह दिया ना। वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है, कह दिया तो कह दिया। आज चुनाव आयोग ने इन सबको जवाब